क्या आपने कभी पंजा लड़ाया? क्या आपको भी उसके बाद हाथ में दर्द हुआ? क्या आपने फिर से पंजा लड़ाया? तो आप भी मेरी तरह है। गजब बेइज्जती है। क्या आपने मेरी वीडियो देखी? कहाँ से देखोगे, मैं डाल ये भी रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से आर्म रेसलिंग के पेन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर आपको आर्म रेसलिंग का पेन हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड मैंने आर्म रेसलिंग के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने बेसिक्स से लेकर आगे हर चीज़ कवर कर रखी है, तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो जनरली क्या होता है, कोई भी बिगनर जब आर्म रेसलिंग करता है तो उसके आर्म में या फोर आर्म में या एल्बो में पेन होता है। तो उनमें से आधे लोग तो आर्म रेसलिंग करते नहीं है बाद में, ठीक है, छोड़ देते हैं दर्द की वजह से, और कुछ लोग दोबारा आर्म रेसलिंग ट्रेन करते हैं। और अब जो लोग क्विट नहीं करते शुरू में, आगे आर्म रेसलिंग करते रहते हैं, उनको पता है कि जो आर्म रेसलिंग का दर्द होता है शुरू में बहुत ज़्यादा टाइम तक होता है, और उसके बाद धीरे धीरे उनका जो रिकवरी टाइम है वो फास्ट होता जाता है, और फिर जो आर्म रेसलिंग का पेन है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए रह जाता है। जैसे शुरू में अगर आप आर्म रेसलिंग करोगे तो जो आपके आर्म में पेन होगा वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते या कभी कभार महीने तक भी रह सकता है। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको 1 या 2 साल हो चुके होंगे आर्म रेसलिंग ट्रेन करते हुए, तो आप देखोगे कि आप नेक्स्ट डे ही रिकवर्ड हो जाते हो पूरे के पूरे। मतलब आप अपनी पीक परफॉर्मेंस पे तो नहीं होते अगले दिन, लेकिन आपको कोई भी पेन नहीं हो रहा होता। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट एथलीट हो जिसके अभी भी आर्म में या फोर आर्म में या एल्बो में पेन होता है, तो आप किस तरीके से उसको प्रिवेंट करोगे या किस तरीके से उस पेन को कम करोगे। तो सबसे पहले मैं 5 चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी प्रिवेंट करने में। अगर आप ये 5 चीज़ें नहीं करोगे, ठीक है, इन 5 चीज़ों पे ध्यान दोगे, तो आपको आर्म रेसलिंग का पेन वैसे ही नहीं होगा। ये 5 चीज़ें सबके लिए हैं। अगर आप एक एडवांस एथलीट भी हो तो इन 5 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा, 10 टिप्स बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने आर्म रेसलिंग के पेन को कम कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आपको ओवर ट्रेन नहीं करना, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो बेस्ट रहेगा कि आप 2 हफ्ते में एक बार आर्म रेसलिंग को ट्रेन करो, मतलब एक बार टेबल प्रैक्टिस करो, और बाकी जो दिन बच गए हैं उन दिन आप अपने वीकनेस पे ध्यान दो, अपने बाकी एक्सरसाइजेस करो टेबल प्रैक्टिस को छोड़ के, ठीक है। धीरे धीरे आप अभी आप हर 2 हफ्ते में एक बार ट्रेन कर रहे हो, धीरे धीरे आप फिर आप हर हफ्ते में एक दिन ट्रेन कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करोगे आगे तो आप हर हफ्ते में 2 बार टेबल प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि बेस्ट रहेगा कि आप 1 हफ्ते में एक बार टेबल प्रैक्टिस करो, और बाकी दिन आप अपनी बाकी ट्रेनिंग करो, टॉप रोल हो, जो भी आप जिम में या फिर घर पे आप आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करते हो वो करो, ठीक है। मैंने वीडियो डाल रखी है कि आप किस तरीके से बिना इक्विपमेंट के आर्म रेसलिंग ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप 1 हफ्ते में एक बार टेबल प्रैक्टिस करो, ठीक है। और 1 हफ्ते में 2 बार अगर आप टेबल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको फिर स्पेसिफिकली आर्म रेसलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आर्म रेसलिंग के साथ कुछ और चीज़ भी ट्रेन कर रहे हो तो वो आपकी प्रोग्रेस को हिंडर करेगा। लेकिन हफ्ते में एक बार ट्रेन करने से आप जो साथ में आप जो भी चीज़ कर रहे हो, मान लो आप कैलिस्थेनिक्स करते हो जैसे मैं करता हूँ, फिर पावर लिफ्टिंग करते हो, तो वो भी साथ साथ आराम से चलती रहेगी। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है, जब आप आर्म रेसलिंग कर लेते हो तो उसके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मतलब अगले 2 दिन तक आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कुछ एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी है करना, या फिर अगर कर रहे हो तो थोड़ा कम वेट पे करना है और कम इंटेंसिटीज पे करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने से आर्म रेसलिंग का पेन एग्रेवेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। तो आपको ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी या फिर कम इंटेंसिटीज पे करनी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इन एक्सरसाइजेस के बाद जो आपका आर्म रेसलिंग का पेन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहली एक्सरसाइज है जिससे सबसे ज़्यादा आर्म रेसलिंग का पेन बढ़ता है वो है डिप्स, ठीक है, बार डिप्स, पैरेलल बार डिप्स। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आर्म रेसलिंग के नेक्स्ट डे अगर आप डिप्स करोगे तो आपके आर्म में बहुत ज़्यादा पेन होएगा, ठीक है। फोर आर्म में नहीं होता, डिप के बाद आर्म में बहुत ज़्यादा पेन होता है। दूसरी चीज़, अगर आप कैलिस्थेनिक्स करते हो, आप हैंड स्टैंड करते हो,
तो अगर आप फ्लोर पे हैंड स्टैंड कर रहे हो तो सेम पेन आपके हो सकता है आपके आर्म में, ठीक है। तो आपको अवॉइड करना है, आप हैंड स्टैंड फ्लोर पे ना करो। अगर आपको करना ही है तो आप पैरलेट्स पे कर सकते हो, जिसपे आपका रिस्ट ज्यादा एक्सटेंशन में ना जाए। तीसरी चीज है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा कम वेट पे करो, और कर भी रहे हो तो अपनी रिस्ट थोड़ा सा स्ट्रेट रख के करो, हल्का सा बेंड करो पीछे। जितना ज्यादा आप पीछे बेंड करके बेंच प्रेस करोगे उतना ज्यादा पेन आपके आर्म में हो सकता है। और एक और चीज है जिससे आपका आर्म रेसलिंग का पेन एग्रीवेट हो सकता है, वो है बैक स्क्वाट्स या फिर फ्रंट स्क्वाट्स, ठीक है। बारबेल स्क्वाट्स मेनली, जिसमें आपकी रिस्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड रहती है, आपको बार पीछे पकड़ना होता है, तो जो आपके फ्लेक्सर मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। तो आपने पिछले ही दिन इनको बहुत ज्यादा ट्रेन किया है और नेक्स्ट डे आप इनको एकदम से ओवर स्ट्रेच कर दोगे, हैवी लोड डालोगे इन पे, तो जो दर्द है वो और बढ़ जाएगा और आपकी रिकवरी भी बहुत स्लो हो जाएगी। तो जो भी एक्सरसाइजेज में रिस्ट एक्सटेंशन इन्वॉल्व है, इस तरीके से आपकी रिस्ट हो जाती है और इस पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, वो एक्सरसाइजेज आपको अवॉइड करनी है। तो ये जो चारों एक्सरसाइजेज मैंने बताई, इन सब में आपका जो रिस्ट है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में था और इसमें बहुत ज्यादा लोड आ रहा था। अब इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज है जिनमें आपका रिस्ट एक्सटेंशन में नहीं रहता, वो हो गई आपकी नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो आप बाकी दिन भी करते हो, जैसे बाइसेप कर्ल हो गए या फिर प्रोनेशन, हैमर, ये सब भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनको आपको थोड़ा सा कम इंटेंसिटीज पे करना है, इनसे आपको दर्द नहीं होएगा, ठीक है। मतलब अगर आप हैवी भी करते हो तो एक सेट में दर्द नहीं होएगा, लेकिन ज्यादा सेट्स करोगे तो दर्द होएगा, जिनमें रिस्ट एक्सटेंशन इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें रिस्ट न्यूट्रल रहती है आपकी, ठीक है। जिसमें आप अपने फ्लेक्सर को स्ट्रेच की जगह टाइट कर रहे हो और इस पोजीशन में हो। तो इन एक्सरसाइजेस को भी आपको अवॉइड करना है। तो आपको बेस्ट है कि आप जिस दिन टेबल प्रैक्टिस करते हो उसके नेक्स्ट डे आप कंप्लीट रेस्ट लो और उसके अगले दिन से आप अपनी बाकी जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू करो। और उसमें भी ये जो 4 एक्सरसाइजेस मैंने शुरू में बताई, इनको ना करके बाकी एक्सरसाइजेस करो, या फिर इन एक्सरसाइजेस का ऑल्टरनेटिव करो जिसमें आपका रिस्ट एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें आपकी रिस्ट की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। तीसरी चीज़ है, जब भी आप टेबल प्रैक्टिस करते हो तो आप कभी भी ऑल आउट मत जाओ, ठीक है। मतलब मैचेस करने आपको अपनी लिमिट तक जाना है, लेकिन आपको ओवर ट्रेन नहीं करना। मैंने वीडियो में बता रखा है, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरीके से बिना इक्विपमेंट के एक्सरसाइज करोगे, कि आप किस तरीके से बेस्ट अपने ओपोनेंट के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, ताकि आप ओवर ट्रेन भी ना करो और अच्छे से ट्रेनिंग भी कर पाओ अपने टेबल प्रैक्टिस जब भी आप करते हो। और वर्कआउट के लास्ट में भी आप क्या करो कि जो आपका जितना भी फटीग था वहाँ पे आपके हाथ में ब्लड फ्लो बढ़ जाए और रिकवरी थोड़ा फास्ट हो, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको ओवर ट्रेन नहीं करना, अपनी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए और रेस्ट लेना है जब भी आप मैचेस कर रहे हो, ठीक है। एडिकेट रेस्ट लेना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे आप तब जो इंटेंसिटी आर्म रेसलिंग करने की जो रेस्ट है वो कम कर सकते हो, इंटेंसिटीज बढ़ा सकते हो। तो शुरू में एकदम से ऑल आउट जाने की जरूरत नहीं। चौथी चीज, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो इसके साथ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये 3 या 4 गेम्स आप ना खेलो आर्म रेसलिंग, जब तक रिकवर नहीं होता आपका हाथ, ठीक है। खेलना है वो तो आपकी मर्जी, आप खेल सकते हो, लेकिन जब तक आपका हाथ रिकवर नहीं होता तब तक आप मत करो। मतलब टेबल प्रैक्टिस के 2-3 दिन तक ये गेम मत खेलो, वरना इससे आपका जो पेन है वो एग्रेवेट ही होएगा और आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी। तो जिन भी स्पोर्ट्स में, जिन भी गेम्स में थ्रोइंग मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप अपने हाथ को ढीले हाथ से ये वाला मूवमेंट करते हो, तो इससे जो आपके दोनों टेंडेंस है, दोनों साइड, मीडियल और लेटरल साइड, दोनों में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है, ठीक है। तो रिकवरी जो है आपकी बहुत स्लो हो जाएगी और पेन बहुत ज़्यादा होएगा। तो कुछ स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट में जो थ्रोइंग मूवमेंट है, तो ऐसे स्पोर्ट्स आपको अवॉइड करने हैं कि आप ना खेलो टेबल प्रैक्टिस के 1 या 2 दिन तक, ठीक है, जब तक आपका हाथ रिकवर नहीं होता। और वॉलीबॉल तो बिल्कुल नहीं खेलना अगर आप स्मैश मारते हो तो, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा फोर्स भी एक्सर्ट करना है अपने रिस्ट पे और ये झटका भी आएगा, तो दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और जो रिकवरी 2-3 दिन में होनी थी उसमें फिर पूरा हफ्ता लग जाएगा। लास्ट चीज़ है, 5th चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आर्म रेसलिंग है वो अपने वर्कआउट से पहले नहीं करनी। तो आप कर सकते हो अपने वर्कआउट से पहले भी, लेकिन क्या होगा इससे, जब आप वर्कआउट करोगे तो आप अपना मैक्स नहीं दे पाओगे, ठीक है। और हो सकता है अगर आपने शुरू में आर्म रेसलिंग करी है तो वर्कआउट करते टाइम आपके हाथ में दर्द हो,
तो बेस्ट रहता है कि आप वर्कआउट पूरा खत्म कर लो, उसके बाद आर्म रेसलिंग करो और फिर नेक्स्ट डे रेस्ट भी लेना है। ये 5 चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो अननेसेसरली कोई पेन नहीं होगा आपके हाथ में, ठीक है। मतलब जो रिकवरी नेचुरली होनी थी वो नेचुरली होएगी। ये 5 चीजें जो भी मैंने बताई ये ऑब्स्टैकल्स थे बीच में, अगर आपने ये किए तो आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने इनका ध्यान रखा, आपको पता है कि मेरी रिकवरी कैसे चल रही है, तो आपकी रिकवरी नॉर्मल रहेगी और आपको कोई भी पेन नहीं होगा इस बीच। अगर आपने इन 5 चीज़ों में से कुछ भी किया हो कभी और आपको इससे जो आपका एल्बो में या आर्म में या फोर आर्म में दर्द हुआ हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, अनबेरेबल हो गया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस एक्टिविटी की वजह से आपका पेन बढ़ गया था। अब हम आ जाते हैं कि अगर आपको पेन हो रहा है, ठीक है, आर्म रेसलिंग के बाद, या फिर आपने इनमें से जो 5 चीज़ें कुछ भी चीज़ करी, जैसे मान लो आपने नेक्स्ट डे वॉलीबॉल खेल लिया और आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो। या फिर अगर आपको दर्द नहीं भी हो रहा, आपने जस्ट आज आर्म रेसलिंग करी है और आपको फास्टर रिकवरी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप किसी भी तरीके का पेन किलर या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ना लो, ठीक है। मतलब ले सकते हो लेकिन तभी जब पेन बहुत ही इंटेंस हो, आपसे बेयर नहीं करा जा रहा हो, या फिर आपके यहाँ पे इंजरी हो गई हो जिससे कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरीज ले सकते हो। वरना नॉर्मली अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरीज लोगे तो आपके रिकवरी को स्लो ही करेगी, कुछ अच्छा नहीं करेगी। तो जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक पेन किलर्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी मत लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आप यहाँ पे कोल्ड पैक लगा सकते हो या फिर आइस इमर्शन कर सकते हो। आइस मतलब एक टब में ठंडा पानी और बर्फ़ भर के आप उसमें अपने हाथ रख सकते हो और 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए। तो इससे जो आपका ये एरिया है ये नम हो जाएगा और जो आपको पेन हो रहा था नॉर्मली, बहुत ज़्यादा जो अनबेरेबल पेन हो रहा था, वो नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कोल्ड इमर्शन करने के बाद फिर आप अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज करने लग जाओ या फिर जो भी चीज़ मैंने मना करी है वो करने लग जाओ। क्योंकि कोल्ड इमर्शन करने से सिर्फ आपकी पेन, जो आपको पेन फील हो रहा था, वो फील होना कम हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने आर्म रेसलिंग के टाइम पे डैमेज किया है, जो भी किया है, वो सही नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई एक्टिविटी कर लोगे वापस से जो मैंने मना करी है, तो पेन वापस आ जाएगा। तो कोल्ड इमर्शन भी करना है लेकिन सिर्फ एक्यूट स्टेजेस में। जैसे आपने आर्म रेसलिंग करी तो तुरंत आप कोल्ड इमर्शन कर सकते हो। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ठंडा लगाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। 1 या 2 दिन बाद अगर आप कोल्ड इमर्शन करते हो तो वो आपकी हीलिंग को डिले ही करेगा, जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि कोल्ड भी एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। तो बेस्ट है कि शुरू में ही आप लगा लो, जैसे ही आपने आर्म रेसलिंग कर लिया है तभी आप कोल्ड इमर्शन करो या फिर यहाँ पे कोल्ड पैक लगाओ और उसके बाद हॉट पैक पे आ जाओ। तो तीसरा पॉइंट है हॉट पैक, ठीक है। तो आप गर्म पानी की बॉटल भर सकते हो, ठीक है। गर्म पानी की बॉटल आप यहाँ पे लगा सकते हो और ये आपको 1 दिन बाद लगानी है या फिर आधे दिन बाद लगानी है। मतलब कोल्ड इमर्शन अगर आपने किया है तो उसके बाद आप हॉट पैक लगा सकते हो अपने एल्बो पे, या फिर अगर आपने आज आर्म रेसलिंग कर लिए तो आप नेक्स्ट डे और अगले जितने भी दिन हैं आगे आप हॉट पैक लगा सकते हो अपने हाथ पे। वो यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ाएगा और जो यहाँ पे डैमेजेस हुए हैं, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वो जल्दी जल्दी यहाँ से क्लीन आउट होंगे और रिकवरी जो है आपकी फास्ट रहेगी। चौथा पॉइंट है कॉन्ट्रास्ट बाथ। तो कॉन्ट्रास्ट बाथ में आप कोल्ड और हॉट दोनों एक साथ लगाते हो, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है लगाने का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टब में बर्फ और ठंडा पानी डाल देना है, ठीक है। और एक बाल्टी लेनी है दूसरी साइड, उसमें नॉर्मल गर्म पानी लेना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है जिसमें आपका हाथ ही ना डाल पाओ। थोड़ा बहुत गर्म पानी लेना है और इधर ठंडा पानी लेना है। इसके बाद आपको ठंडे पानी में अपने हाथ इमर्स करने हैं और आपको 1 मिनट के आसपास तक इस ठंडे पानी में हाथ इमर्स करके रखने हैं, जो कि बिल्कुल ही ठंडा पानी होगा और बर्फ वाला पानी होगा। इसके बाद 1 मिनट बाद तुरंत आपको अपने हाथ निकालने और बाल्टी में डालने हैं जिसमें गर्म पानी है और उसमें आपको अपने हाथ 4 to 5 मिनट्स तक रखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ठंडे पानी में डालोगे तो आप टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, आप 2 मिनट तक ठंडे पानी में हाथ रख सकते हो। और आप जब वापस गर्म पानी में डालोगे तो आप टाइम सेम रख सकते हो या कम कर सकते हो टाइम को, आप 3 मिनट आप बाल्टी में हाथ डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप इसके 3 या 4 राउंड्स कर सकते हो। पहले ठंडे पानी में डालना है, फिर गर्म पानी में डालना है। शुरू में ठंडे पानी में 1/4 टाइम तक डालना है, मतलब 1 मिनट अगर आप ठंडे में डाल रहे हो तो 4 मिनट आपको गर्म में डालना है।
उसके बाद धीरे धीरे आप टाइम कम कर सकते हो, आप ठंडे पानी का टाइम बढ़ा सकते हो और गर्म पानी का टाइम कम कर सकते हो, या फिर दोनों का टाइम इक्वल कर सकते हो, और इसके 3 to 4 राउंड्स आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट बात है ये आप नेक्स्ट डे कर सकते हो, या फिर अगर आपको आज आर्म रेसलिंग करनी है तो आप आज थोड़ी देर पहले कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को अभी 6 बजे अगर आर्म रेसलिंग करनी है तो मैं 4:30 बजे एक चीज़ कर सकता हूँ ताकि मेरे हाथ में ब्लड फ्लो बढ़ जाए अच्छा खासा। तो वार्म अप में मेरे को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ब्लड फ्लो वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुका है। और आप एक दिन पहले भी कर सकते हो, जैसे आज आपको टेबल प्रैक्टिस करनी है या फिर आज आपको कोई कंपटीशन है तो आप पिछले दिन कॉन्ट्रास्ट बात कर सकते हो, और नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। जब आप टेबल प्रैक्टिस कर लो तो उसके नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, इससे भी पेन कम होगा और जो आपकी रिकवरी है वो फास्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम 5th चीज़ पे। तो 5वीं चीज़ है कि आप अपने हाथ पे स्लीव्स पहन के रख सकते हो। ठीक है, आर्म रेसलिंग आपने आज करी, टेबल प्रैक्टिस आपने आज करी, तो उसके नेक्स्ट डे से जब भी आपको खाली टाइम मिलता है आप अपने एल्बो के अराउंड स्लीव्स पहन के रख सकते हो। वैसे भी अब सर्दियों का टाइम आ रहा है तो और बढ़िया है अगर आप अपने एल्बो पे स्लीव्स पहन के रखो। ये आपको आपके एल्बो के एरिया को गर्म रखेगा और यहाँ पे ब्लड फ्लो मेंटेन रखेगा। तो ज़रूरी नहीं आपको स्लीव्स लेनी है इसके लिए अलग से, एक तो आपको ढीली स्लीव्स पहननी है। तो अगर आप स्क्वाट्स करते हो और आपके नी स्लीव्स हैं आपके पास तो बेस्ट है आप अपने नी स्लीव्स को अपने एल्बो पे लगा लो, तो वो ढीले भी रहेंगे और यहाँ पे रुके भी रहेंगे और जो वार्मथ है वो भी ज़्यादा देंगे। अगर आपके पास नी स्लीव्स नहीं है तो आप नॉर्मल क्रीप बैंडेज बांध सकते हो और थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा रोल बांध सकते हो। ढीला बांधना है, टाइट नहीं बांधना, क्योंकि हमको यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ाना है, रोकना नहीं है। तो ढीला करके आप अपना क्रीप बैंडेज अपने एल्बो पे बांध सकते हो। क्रीप बैंडेज भी नहीं है तो आप कोई भी मोटा कपड़ा या फिर वुलन कपड़ा या फिर सिलवा सकते हो वुलन एक स्लीव, ठीक है, वूल से बनी हुई जिससे यहाँ पे गर्म रहे, या फिर शॉल हो, कुछ भी हो, आप उसको ओढ़ सकते हैं अपने एल्बो पे। 6th टिप है, आप जो भी मूवमेंट्स होते हैं आपके रिस्ट के अराउंड, आपके एल्बो के अराउंड, शोल्डर के अराउंड, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे लाइट मूवमेंट्स, सारे मूवमेंट्स के आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब हायर रेप रेंज में लाइटर इंटेंसिटीज पे, जैसे कि कुछ मूवमेंट्स हो गए प्रोनेशन, राइजिंग, ये राइजिंग, ठीक है, सुपिनेशन, यहाँ एल्बो पे फ्लेक्शन, ठीक है, और कपिंग या फिर रिस्ट फ्लेक्शन। तो इन मूवमेंट्स को आप 20 से 30 रेप, 50 रेप की रेंज में आप बहुत ही लाइट इंटेंसिटी पे, बहुत ही लाइट वेट पे आप ट्रेन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके आर्म में और आपके फोरआर्म में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो आपकी रिकवरी है वो जल्दी होएगी। तो 7 चीज़ जो है वो ये है कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो अपने शोल्डर का वार्म अप अच्छे से करो। ठीक है, शोल्डर का वार्म अप आप अच्छे से करोगे तो आपके आर्म का जो वार्म अप है वो भी अच्छे से होएगा, जो भी आप बाद में करोगे, क्योंकि शोल्डर जॉइंट बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि जो भी एक्सरसाइजेस करने वाले हो उसमें शोल्डर इन्वॉल्व होगा और आपका जो आर्म रेसलिंग का पेन हो रहा है वो भी शोल्डर के अराउंड यहाँ आर्म में होता है। तो आपको शोल्डर का वार्म अप अच्छे से करना है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो। 8th पॉइंट है ग्रिपर्स। तो आपके पास ग्रिपर होगा, ठीक है, तो ग्रिपर जो होगा उसको बिल्कुल ही, अगर आपके पास वो वाला ग्रिपर है जिसमें हम रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो आप उसको बिल्कुल कम कर दो। ठीक है, बिल्कुल 0 कर दो और उसके बाद हल्का सा बढ़ा सकते हो आप। आपको इसमें 50 to 100 रेप्स करने हैं। ठीक है, तो आप अगर आपने आज टेबल प्रैक्टिस करी है तो आप नेक्स्ट सुबह आप ग्रिपर कर सकते हो 50 to 100 रेप्स एक बार में, इस हाथ से 50 to 100, इस हाथ से 50 to 100, इसके 2 से 3 सेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेम ब्लड फ्लो बढ़ेगा आपके एल्बो जॉइंट पे और पेन जो है वो कम होएगा और रिकवरी फास्ट होएगी। तो आपको बिल्कुल लाइट इंटेंसिटी पे उसको कर देना है और जल्दी जल्दी 50 to 100 रेप करने हैं। ये आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। मतलब अगर आपने आज आर्म रेसलिंग करी है तो आप अगले दिन सुबह 2-3 बार इसको कर सकते हो, दोपहर में 2-3 बार इसको कर सकते हो और शाम को 2-3 बार इसे कर सकते हो। तो इससे क्या है कि आपके हाथ में ब्लड फ्लो बढ़ा रहेगा। और अभी वैसे ही मैं बता रहा था कि विंटर्स का मौसम है तो ग्रिपिंग करना बहुत बढ़िया है क्योंकि हमारे एल्बो जॉइंट पे ब्लड फ्लो वैसे ही कम हो जाएगा। 9th पॉइंट है कि आप लाइट आर्म रेसलिंग ट्रेन करो, पर अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आपको ध्यान में रखना है कि लाइट आर्म रेसलिंग ही करनी है। अगर आप फिर से आर्म रेसलिंग करने जा रहे हो तो 100% चांसेस है कि आप फिर से आर्म रेसलिंग करने लग जाओगे।
लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए हम ये क्यों कर रहे हैं। हम आर्म रेसलिंग करने के लिए दोबारा नहीं कर रहे हैं, आर्म रेसलिंग से जो पेन हो रहा है उसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं। तो मैंने ये जो इस लास्ट वीडियो बनाई थी कि बिना इक्विपमेंट के हम किस तरीके से अपने ओपोनेंट के साथ ट्रेन कर सकते हैं, उसके लास्ट में मैंने बोला था कि अब जो भी सारे मूवमेंट्स थे, ठीक है, जो भी आप ट्रेन कर रहे थे अपने ओपोनेंट के साथ, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रेस, इसको लास्ट में, वर्कआउट के लास्ट में आप 20 to 30 रेप रेंज में आप ट्रेन कर सकते हो। बहुत ही लाइट इंटेंसिटी पे आप इधर जाओगे, फिर आपका ओपोनेंट उधर जाएगा, फिर आप इधर जाओगे, फिर ओपोनेंट इधर जाएगा, और बिल्कुल लाइट, ठीक है, मतलब 20% या 10% इंटेंसिटी पे। तो इससे भी आपके एल्बो जॉइंट पे जो आपका मीडियल कंपार्टमेंट है, मेन जो इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ओके, सो लास्ट पॉइंट पे अब हम आ गए हैं। लास्ट पॉइंट है, अगर आपके एल्बो में बहुत ज्यादा दर्द है, टेंडर है आपका एल्बो, मतलब छूने पे भी दर्द हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपके फोरआर्म में, तो आप सेल्फ मसाज कर सकते हैं या फिर किसी बॉल से मसाज कर सकते हैं। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। तो आपको बॉल लेनी है कोई भी, इस बॉल को आपको जहाँ पे भी दर्द हो रहा था उस पॉइंट पे रख देना है और हल्का सा प्रेशर बना के रखना है। अब आप दो तरीके से किसी भी टेंडर पॉइंट को रिलीज कर सकते हो। या तो आप उस टेंडर पॉइंट पे मूवमेंट करो, ठीक है, जो भी वहां पे टाइटनेस है उस पे मूव करो, या फिर आप वहां पे प्रेशर बना के उस मसल को मूव करो, ठीक है। तो या तो आप इस पॉइंट पे जहां पे आपको दर्द हो रहा है वहां पे बॉल रख के इसके अराउंड आप मूवमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा प्रेशर डाल के आप मूवमेंट कर सकते हो। उस जिस पॉइंट पे आपको दर्द हो रहा था उस पॉइंट पे आपको बॉल को मूव कराना है। या फिर अगर दर्द ज्यादा है, आप ऐसे मूव नहीं करा पा रहे, मूव करने में भी दर्द हो रहा है, तो आप बॉल को एक जगह रखो, अपने हाथ को एक जगह रखो, लेकिन उस मसल को मूव करो, ठीक है, मसल का मूवमेंट करो, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करो। तो अब मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है तो मैं ये मूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अपने रिस्ट पे मूवमेंट कर रहा हूँ और मेरे जो फ्लेक्सर मसल है जो इस बॉल के नीचे है अभी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। या फिर आप ये मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, ग्रिपिंग वाला मूवमेंट। तो इससे भी आप देखोगे कि जो आपकी नीचे वाली मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने जो टेंडर पॉइंट्स है, जो आपके एल्बो में दर्द हो रहा है, आप सेल्फ मसाज करके ठीक कर सकते हो। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो यही चीज आप अपने हाथ से कर सकते हो। उस पॉइंट पे हल्का सा फिंगर से प्रेशर डाल के, ठीक है, या तो आप फिंगर से मूव कर सकते हो, ठीक है, उस पॉइंट को, या फिर आप सेम प्रेशर बना के अपने हाथ को मूव कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ग्रिपिंग वाला मूवमेंट कर सकते हो। जिस भी पॉइंट पे दर्द है उधर प्रेशर बना के। इसी पॉइंट में एक और चीज है, इस आपके फोरआर्म की स्ट्रेचिंग करना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेचिंग जो भी आपने किया है, जिस दिन आपने टेबल प्रैक्टिस करी है उसके जस्ट बाद तो आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत लाइट स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो जिस दिन आपने टेबल प्रैक्टिस करी है। उसके नेक्स्ट डे जब आपका फोरआर्म या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट बहुत ज्यादा टाइट हो गया हो, आपकी जो यहाँ की मसल है बहुत ज्यादा टाइट हो गई हो, तब आपको विगरस स्ट्रेचिंग नहीं करनी या ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी। वो जो भी एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट पॉइंट था, मैंने बोला था कि ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी, वो उन एक्सरसाइजेज में यही हो रहा था कि हमारा जो रिस्ट जॉइंट है उसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हो रही थी, जिससे जो हमारे फ्लेक्सर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहे थे और इसी स्ट्रेच की वजह से दर्द हो रहा था। तो अगर आप नेक्स्ट डे भी आप यही करोगे, आप अपने जो रिस्ट जॉइंट है वहां पे स्ट्रेचिंग करोगे, अपने फोरआर्म की स्ट्रेचिंग करोगे, फोरआर्म फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग करोगे, तो इससे दर्द बढ़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आपके माइनर इंजरीज जो हो रखी है वो और ज्यादा इंजर्ड भी हो सकती हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट डे, टेबल प्रैक्टिस के नेक्स्ट डे अगर आपको स्ट्रेचिंग करनी है तो आपको बहुत ही माइल्ड स्ट्रेचिंग करनी है, लाइट स्ट्रेचिंग करनी है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा मॉडरेट स्ट्रेचिंग, ज्यादा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको वर्कआउट भी करना है, तो आप ज्यादा स्ट्रेचिंग कर सकते हो। तो ये थे 15 पॉइंट्स जिससे अगर आपको कोई भी आर्म रेसलिंग का पेन अगर हो रहा था तो वो नहीं होएगा या फिर बहुत ही कम होएगा। तो आपको धीरे धीरे जो आर्म रेसलिंग है अपनी उसमें प्रोग्रेस अगर करना है तो आपको ये सारी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा और अपनी लिमिट पे ट्रेन करना पड़ेगा, तो ये आप आगे जाके प्रोग्रेस कर पाओगे अच्छे से। तो आप कमेंट में लिखो आपको नेक्स्ट किसकी वीडियो चाहिए, और अगर आपको ये सेम टेबल बनानी है खुद से अपने घर पे तो मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है कि आप किस तरीके से आर्म रेसलिंग टेबल बना सकते हो। ये हमने 5000 में बनाई थी, तो आप 5000 में अगर ऐसे टेबल बनाना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा। और ये सारी वीडियोज एक प्लेलिस्ट के अंदर है, आर्म रेसलिंग की, जो आर्म रेसलिंग के नाम से जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।